ये आप लोगों ने देख लिया हमारे क्वेश्चन DPP 1 किया पहले तो आप लोगों ने DPP 1 में पहले कोई डाउट हो जाता DPP 1 का था जब एक बार इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो क्वेश्चन में क्या दिया let ABC be the three events. Let ABC be the three events is the probability of occurring exactly one event out of A and B. अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को सबसे इजी वे होता है वेन डायग्राम बना लो ये आपका एक इवेंट है A ये आपका एक इवेंट है B अब मुझे बताओ उसमें जो लिखा हुआ आप लोगों को वर्ड में उसका मतलब क्या अगर मुझे इसमें अगर लोड करना हो उस पार्ट को if the probability of occurring exactly one event out of A and B exactly one event out of A and B का मतलब जैसे A होगा तो B होगा तो इस तरीके से ये पार्ट या तो फिर ये पार्ट तो ये अब इसको लिखना है तो कैसे लिखो probability of A union B minus probability of A intersection B और वो आप लोगों को दिया हुआ इक्वल टू 1 माइनस है इनफैक्ट इसको भी लिखना जैसे लिख सकता हूँ P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 माइनस है अब इसकी बदले P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन तो दो बार ठीक है अब नेक्स्ट लाइन A and B का 1 माइनस है B and C का 1 माइनस 2x था ये B है ये C है दोनों में से कोई एक ही हो रहा है तो इसको कैसे लिखूंगा P of B plus P of C minus 2 times P of B intersection C is given 1 minus 2x and for C and A is given again 1 minus तो वापस इसको लिखना होगा तो P of C plus P of A minus 5 of P of C intersection A equal to ठीक है फिर आगे देखते हैं in set of occurring three events simultaneously तीनों साथ में हो रहे हैं तो probability of A intersection B intersection C equal to x square ये हुआ then do that the probability that at least one event out of A B and C will occur is greater than 1/2 तो पहले तो मुझे ये बताओ जब आप लोगों को ये बोला जाता है कि at least one of the events from A B और C का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है अगर ये एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट फ्रॉम ए बी और सी का मतलब क्या होगा कि ए होगा तो भी चलेगा बी होगा तो भी चलेगा सी होगा तो भी चलेंगे दो होंगे तो भी चलेगा तीनों होंगे इसका मतलब क्या हुआ ए बी और सी का यूनियन ए होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है बी होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है दो होंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है तीन होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम का मैथमेटिकल मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी राइट नेक्स्ट फोर सी इवेंट अगर साइमल्टेनियसली तो उसका मतलब क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में ढूंढने को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर 1/2 से बड़ा होगा ये आपको प्रूव करके देना है क्वेश्चन ये है इस क्वेश्चन का मतलब ये है then the to get the probability that at least one event out of A B and C will occur is greater than 1/2 ठीक है ना अब फॉर्मूला अभी आप सब लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन बी यूनियन सी की क्या होता है माइनस बी ऑफ ए बी माइनस बी ऑफ बी ऑफ
तो आप में बड़ी चुके हो पर वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होती है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात होती है, और आपको ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं, ये चार चीजें। अगर मैं इन सब का एडिशन करूँ तो पी ऑफ कितनी बार आएगा? पी ऑफ बी, बाकी तो 2 बार भी, तीनों का एडिशन करूँगा तो हर चीज 2 बार, हर एक मेथड को कॉमन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर 3 - 4x डिवाइड बाई 2 और 5 है होगा ना, तो 2 डिवाइड में दिया, और ये कितना दिया हुआ है प्लस, अलग अलग कर लूंगा, 3/2 -2x प्लस x, परफेक्ट पे बनाना होगा तो प्लस 1 लिखेंगे, ये 3/2 को लिख लेता हूँ ना, 1/2 प्लस 1 चलेगा। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, बट इसमें इक्वल टू 1 नहीं होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, a - 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा, पर इक्वल टू 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 1, और अगर एक अगर 1 रखा तो किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कैसा होगा? फिर कहता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो बचता क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 उसमें प्लस 1/2 कर दो तो ग्रेटर देन, जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट डायग्राम से करेंगे। Consider the experiment of tossing a coin. If the coin was made toss it again, but if it was tails, then throw it. I find the combination probability of the event. The dice was a number greater than 4, given that there is at least one tail. ये सेम क्वेश्चन में आप लोगों को सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको समझा देखो नहीं लाइक इवेंट का पूछा रहा था। क्या था क्वेश्चन में? कोइन को टॉस कर रहे हैं, कोइन को टॉस करने के बाद 2 पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आया तब कोइन को वापस टॉस करना, तो वापस हेड और टेल, पर अगर टेल आया तो डाइस को थ्रो कर दे, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोला क्या गया क्वेश्चन, बोला कि इफ इट शोज ए टेल देन स्क्वायर डाइस हो तो गया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाइस वाज ए नंबर ग्रेटर देन 4। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देने की इसकी डाइस पे 4 से बड़ा नंबर आने की, कब? गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल अगर आ ही रहा है तो फिर डाइस पे 4 से बड़ा नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? डाइस पे एक टेल तो आ ही रहा, मतलब पूरे इवेंट में एक टेल तो आ ही रहा, तो फिर उस टेल के साथ आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी? T1 चलेगा, T2 चलेगा, T3 चलेगा, T4 चलेगा, T5 चलेगा, T6 चलेगा, है ना? T1 से लेके T6 सब कुछ चलेगा, और HC चलेगा। टेल लिखना चाहिए, टेल इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब आप लोग को फेवरेबल आउटकम क्या है? इसके बाद डिपेंड करेगा डाइस पे, ग्रेटर देन 4 लिखना है, ग्रेटर देन 4 में कौन बनेगा? T5 है, सही है। बस इसमें जो मैंने बताया था पहले भी, बाय मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं 2 और 1 2 3 4 5 6 1 2 by 7 लिख के आ जाते हैं, जो गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। 1 T और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/6 1/12, और ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 into 1/6 1/12, 1/12 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 1/12, और HC आने की 1/2, ऊपर T5 1/12, T6 1/12, 2 टाइम 1/12, सही है। तो नीचे अगर आप लोग एडिशन करोगे तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 नहीं, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4, 4 ऊपर 6 नीचे, 4/18, तो 2/9,
ठीक है, ये आप लोगों का लिया हुआ चलो उसके बाद सारे हो गए। हाँ तो मैं 2 पहले किया, ठीक है 2 में बताओ। तो फर्स्ट कर लेना, फर्स्ट में अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को तो हो जाएगा फर्स्ट टाइम, तो सोचना पड़ेगा। DPP2 का सेकंड वाला, DPP2 का सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? A letter is known to have come either from Tata Nagar or Calcutta. मॉड्यूल में तेरे मॉड्यूल में तो प्रेस्क्रिप्शन है, मॉड्यूल इधर ना देते हैं जिसके ऊपर। A letter is come to know, a letter is known to have to come either from Tata Nagar or Calcutta. On the envelope, the 2 consecutive letters TAR visible. What is the probability that the letters come from कलकत्ता और दूसरा पार्ट है टाटा नगर? क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक लेटर का, और वो लेटर मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई एक लेटर मुझे आने वाला है, वो टाटा नगर से भी आने वाला है और कलकत्ता से भी आने वाला है। अब मेरे घर का डोरबेल बजता है, कुरियर कोई आता है और मेरे को लेटर देता है। नॉर्मली तो जब लेटर देखते हैं तो हमें पूरा एड्रेस दिखता है, बट अनफॉर्चुनेट उसमें सिर्फ मुझे पूरे एड्रेस का सिर्फ टीए दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? टीए दिख रहा है, राइट। तो मुझे अगर वो लेटर खोलूंगा तो पता चल जाएगा कहाँ से लेटर, वो एनवेलप खोलूं उसके पहले मुझे गेस करना है तो लेटर कलकत्ता खाया होगा उसकी क्वालिटी कितनी, ये करो। तो मैं पूरे इवेंट खोलता हूँ, मैं पूरे इवेंट में क्या हुआ, मैं गया घर का दरवाजा खोला, सामने कुरियर बॉय को देखा, कुरियर बॉय ने रात में लेटर पकड़ा है। लेटर देखा तो मुझे, अब जब तक लेटर देखा तो मुझे फिर लेटर में फिर क्या दिख रहा है एड्रेस में, ये दिख रहा है। तो मैं जब सोचना चालू करूंगा पूरे इवेंट को, तो मुझे सबसे पहले ये टोटल आउटकम की अगर बात करूं तो मेरे पास 50% चांस है कि 2 जगह से लेटर आने वाला है, तो टाटा नगर से या तो कलकत्ता से, राइट। तो कलकत्ता से आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 50%, कलकत्ता से आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 50%, तो टाटा नगर से आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 50%। बट कलकत्ता से आने के वैसे 50% है, पर दिख क्या रहा है? टीए, 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिख रहे हैं, कौन सा? टीए। तो टीए कलकत्ता में दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टाटा नगर में दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी तो मुझे काउंट करना है। तो जितनी कन्वीनियंस हुई तो मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ। अगर नॉर्मली कोई पूछता है तो मुझे जैसे ही निश्चित कलकत्ता से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 50%, टाटा नगर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50%। पर यहाँ तो आपको टीए दिख रहा है, उस केस पे उस एजम्पशन पे आप लोगों को अपनी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करनी है, राइट। तो फिर कल पर 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिख रहे थे, पहले तो कलकत्ता में 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिखने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2, 3, 4, 5, 6 दिखने में 4 में से कोई भी पेयर दिख सकता है, बस दिख क्या रहा है? टीए। तो टीए दिखने की प्रोबेबिलिटी, ये कलकत्ता का टीए दिखने की प्रोबेबिलिटी। अब वही टाटा नगर का टीए दिखने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीए 2 बार होगा, तो 2/, ये हो गया मेरा टोटल आउटकम। कलकत्ता का टीए दिखने की प्रोबेबिलिटी, टाटा नगर का टीए दिखने की। जब मगर मुझे पूछेगी कलकत्ता से लेटर आया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको ऊपर रख दूंगा, और फिर जब टाटा नगर की रखनी होगी इसको ऊपर रख दूंगा। बराबर। फॉर एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं बोर्ड में, देखो पहले तो थर्ड क्वेश्चन को अगर हम समझे, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन को अगर समझना पड़ेगा पहले तो। सपोज दैट द रिलायबिलिटी of HIV test is specified as follows। सूरत सिटी में एक भाई
लैब है जहाँ पर HIV टेस्ट होते हैं। अब वहां पर का पूरा उन्होंने रिसर्च दिया हुआ है कि वो पीपल हैविंग HIV, तो पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। पर जिनको HIV है और वो जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो 90% केसेस में तो रिपोर्ट आता है, उसमें तो डिटेक्ट हो जाता है कि भाई बंदे को HIV है, राइट। 10% केसेस में अनडिटेक्टेड होता है, मतलब होने पर भी रिपोर्ट क्या दिखाता है, भाई नहीं है, ठीक है। और पीपल फ्री ऑफ HIV जिनको था ही नहीं, अब वैसे लोग जब रिपोर्ट करवाने गए तो बोला गया कि 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। जिनको नहीं है वो जब रिपोर्ट करवाने जाते तो 99% केसेस में तो बोलते हैं नहीं है, तो सही है। बट 1% केस नहीं होने पर भी रिपोर्ट में आता है कि रिपोर्ट में क्या आता है, राइट। तो क्या बोला हुआ है, तो में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इट ओनली 0.1% है HIV। जिस लोकेलिटी की बात करते हैं, सूरत की बात करते, तो सूरत में से जितना भी पॉपुलेशन उसमें 0.1% हो HIV, ठीक है। अब मैं रैंडमली पूरे सूरत में किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट करता हूँ, उसको भेजता हूँ तो जाके रिपोर्ट करवाते हैं, वो जाता है रिपोर्ट करवाता है, रिपोर्ट मुझे देता है, 1% is selected at random, given the HIV test, and the pathologist report him or her is HIV positive। जो रिपोर्ट वो लेके आता है, उस रिपोर्ट में दिखता है कि उसको HIV पॉजिटिव है, मतलब HIV पेशेंट है। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो जिसको आपने भेजा था रिपोर्ट करा उसको सही में HIV होगा, राइट। मैं सबसे पहला काम क्या करूँ, मेरा इस पूरी इवेंट में सबसे पहला काम क्या हो, क्या करना है, रैंडमली बंदे को सिलेक्ट करना। ये मेरा सबसे पहला काम। रैंडमली मैं सबसे पहले पूरे सूरत में से एक बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिस बंदे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है कि उसको HIV पॉजिटिव है और हो सकता है कि HIV नेगेटिव, बराबर है। मान लेते हैं कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया वो HIV पॉजिटिव का पेशेंट। HIV पॉजिटिव पूरे पॉपुलेशन में कितने लोगों पर, 0.1% हर 1000 में। तो वो बंदा पॉजिटिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/1000। उसको फिर मैंने भेजा रिपोर्ट करवाने, तो रिपोर्ट करने गया, रिपोर्ट करके रिपोर्ट लेके भी आया मेरे पास, है ना, टेस्ट करवाया, टेस्ट का रिपोर्ट लेके आया। तो उस रिपोर्ट में मुझे क्या दिख रहा है, दिया हुआ है वही तो कंडीशन है कि उस रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आ रहा है, वो अपनी कंडीशन। तो जिनको था और उनके रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90%। उसके चांसेस कितने, 90%। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया वो HIV नेगेटिव है, HIV नेगेटिव है। तो HIV नेगेटिव, अगर HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 है तो नहीं होने की, 1 में से माइनस कर लूंगा इसको, और माइनस 1/1000 का 999/1000। ये वो है जिसको भी वो करवाने गया टेस्ट, रिपोर्ट लेके आता तो उसमें HIV पॉजिटिव है। तो जिसको नहीं है वह फ्री ऑफ HIV, उनके रिपोर्ट में भी HIV पॉजिटिव दिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1%, मतलब इंटू 1/, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिनको था उनके रिपोर्ट में आया, जिनको नहीं था उनके भी रिपोर्ट में आया। और आपको क्या चाहिए, इसके द्वारा डिफाइन करते हैं वाला आउटकम क्या है, इसके लिए उसको ऐसे वाला पार्ट देगा, बाकी 1000 into 100 तो कैंसिल ही हो रहा है हर जगह से, ऊपर 90 बचेगा, नीचे 90/100। ठीक है, अब ये तो हो गया आप लोग का लॉजिक। अब इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा बोर्ड में।
बोर्ड पे लिखोगे कैसे? तो आप क्या करोगे, पहले जो हम लोग ये लॉजिक लिखते हैं तो उसका इवेंट को पहले डिस्क्राइब कर देंगे कोई वेरिएबल के नाम से, कि सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लिया, रेंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैव एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, रेंडमली सिलेक्टेड पर्सन है एचआईवी नेगेटिव, यानी यहाँ पर एचआईवी नेगेटिव। कितने प्रोबेबिलिटी, कितने वेरिएबल यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा? पहले तो आप लोग पूरे इवेंट को दोगे तो जिनको आपने सिलेक्ट किया वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, वो एचआईवी नेगेटिव हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रिपोर्ट ऑन एचआईवी पॉजिटिव है ना। कंडीशन तो ये है कि आपके रिपोर्ट में क्या दिख रहा है, एचआईवी पॉजिटिव। और मुझे फाइंड क्या करना है, ये पहले 3 वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगा, मुझे फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट में तो एचआईवी पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो ये हो चुका है, जब मेरे हाथ में रिपोर्ट आता है तो ये बन चुका है, और इसके बनने पर मुझे क्या फाइंड करना है कि उसको सही में एचआईवी नीचे जो हो चुका है वो जो कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका फेवरेबल है। और यहाँ पर टोटल आउटकम में कैसे लिखूंगा, टोटल आउटकम में पहले आप लोग को रिपोर्ट नहीं आ रहा है, टोटल आउटकम में तब एक बंदे को सिलेक्ट कर लो, सपोज मेरा पहला सिलेक्शन ए था, मतलब जो बंदा जिसका एचआईवी पॉजिटिव था उसको मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका, उसको मैं भेज रहा हूँ रिपोर्ट करवाने, तो ये केस बन चुका है कि जिसको आपने सिलेक्ट किया एचआईवी पॉजिटिव था, और फिर उसने टेस्ट करवा, उसके रिपोर्ट में एचआईवी पॉजिटिव आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लेस प्लस जिसको आपने सिलेक्ट किया एचआईवी नेगेटिव पेशेंट था, आप एचआईवी नेगेटिव पेशेंट को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, जो हो चुका होता है नीचे आता है, और उसके बाद जो बनता है वो ऊपर आता है, और आपको ये वाला पार्ट ऊपर चाहिए। ये पहले लिखूंगा और इसके बाद ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट तो मार्क्स हिंदी के होने वाले हैं, बट एटलीस्ट बोर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए। हो जाए ठीक है, बात कौन सा 8 क्वेश्चन में दिया क्या गया, इन ए टेस्ट इन एग्जामिनिंग इधर गेट फॉर कॉपी और नो द आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 डिजिट। आप लोगों के साथ यही होता है, आप जब जेएसएलई के एग्जाम में बैठते हो आपके साथ 3 ही पॉसिबिलिटी, किसी के साथ 3 ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो पढ़ के आया होता है, या तो गेस करता है, या तो कॉपी करता है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। अगर उसके साथ मान के चल रहे हैं कि भाई वो क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, मतलब नेगेटिव मार्किंग सपोज नहीं है मान के चलते, तो इन 3 में से या तो पढ़ के आया होगा, या तो गेस कर लेगा, या तो कॉपी करेगा, जैसे इसमें दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स द गेस इज 1/3, वो गेस करके आंसर लिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, 33.33% को गेस कर लेगा। प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/3, तो कॉपी करके आंसर लिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट given that he copied it is 1/3, भाई बाजू में से लिखा, पर बाजू वाले का भी तो सही होगा, जरूरी थोड़ी है वो भी उसके जैसे ही होगा, उसने भी गेस करके लिखा हुआ है, या जब उसका आता नहीं तो उसमें से आपने कॉपी की, तो उसका करेक्ट होने के चांसेस कितना है 1/3। आप कॉपी करते हो और आपका आंसर करेक्ट आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 1/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड। कंडीशन क्या है, अगर पूरा इवेंट लिखता हूं तो ए
आंसर और एक आएगा ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। अब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या हुआ कि भाई वो बंदा जब बाहर निकला एग्जाम देकर उसने जब उसको चेक किया तो उसका आंसर करेक्ट आता है। उसका आंसर करेक्ट आता है तो मतलब डी हो गया, नीचे का इवेंट है डी, आंसर करेक्ट आया। अब आंसर करेक्ट आया तो करेक्ट 3 तरीके से आ सकता है, तो कॉपी करके भी करेक्ट आ सकता था, गेस करके भी करेक्ट आ सकता था, और पढ़ के आया होगा करेक्ट आ सकता है। और पूछा क्या गया आपका फेवरेबल क्या है, न्यूज आंसर, तो डी वाला पानी, तो सी प्लस डी फाइंड करना है। वो क्या क्या होता है, गेस एंड इज आंसर इज करेक्ट, मतलब गेस कर चुका और आंसर करेक्ट आ रहा है। कॉपी कर चुका है और आंसर करेक्ट आ रहा है, पढ़ के आया है और आंसर करेक्ट आ रहा है, और आपको ये वाला पार्ट चाहिए जो भी आप लोग का एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आपको लॉजिक समझ आ गया, मतलब पूरे इवेंट समझ आ गया, तो एक ही होने के प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना 1/3। जब गेस करता और करेक्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, गेस करेगा और करेक्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें थोड़ी दिया है 1/4 भाई 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो 4 में से कोई भी अगर आप गेस करते तो उसके सही होने के चांसेस 25% और गलत होने के, लोग बोलते हैं कि गेस नहीं करना चाहिए, आपके गलत होने के चांसेस सही होने के चांसेस है 3 टाइम्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आते हैं, राइट। तो इसलिए गेस वर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/4, गेस कॉपी करने का कितना दिया था 1/3, तो उस केस में गेस कॉपी किया और करेक्ट आया वो दिया हुआ है, कि वो देना जरूरी है। पर अगर वो नहीं देते तो क्या लिखता, सपोज वो 1/8 नहीं दिया होता तो क्या लिखता, तो फिर मैं 1/2 लिखता, तो फिर मैं 1/4 नहीं लिखता, लेकिन बाजू वाले ने जो किया उसमें से मैं डायरेक्ट उतार रहा हूँ, तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, फिर वहां पर 1/2 तो फिर वहां पर 1/4 नहीं होता, भाई दोनों ने दे दिया तो फिर प्लस अगर वो बंदा पढ़ के आया था उसके प्रॉब्लम, तो 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, गेस करेगा, कॉपी करेगा, पढ़ के आया होगा, तो तीनों का मिलके तो 1 ही होना चाहिए, तो 1 में 3 दोनों को माइनस कर लेता हूँ, 1 में 3 दोनों को माइनस करूंगा तो 1 - 1/3 - 1/6, तो 1/2 ठीक है, ये 1/2, और जब वो पढ़ के आया होगा और उसका आंसर करेक्ट आएगा उसके प्रोबेबिलिटी, आप पढ़ के आए और आपका आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 100%, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी उसको करना चाहिए। आपको कोई भी इवेंट, कोई भी पॉसिबिलिटी मिस नहीं करनी है, बस टर्मिनोलॉजी नोट डाउन कर लेना फिर इसको। कोई भी इवेंट जब हम लोग करते हैं तो इवेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी है होगी, या तो सक्सेस मिलेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट।
odds in favor of an event, आपके फेवर में होगा उसके odds कितने, मतलब उसके odds का मतलब हो जाएगा कि आपके पास वही पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको बोलते हैं odds in favor of an event। और odds in against of an event, odds in against of an event, तो उस केस में हो जाएगा ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो किसी का भी अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 3/7, तो समझ जाने को 3/7 किसका रेशियो दिया हुआ है, सक्सेस अपॉन फेलियर, सक्सेस बाय फेलियर। 3/7 देख करके इवेंट 10 बार हो रहा होगा, तो 3 बार सक्सेस मिल रहा है, 7 बार फेलियर, 3 + 7 10 हो गया इनडायरेक्टली, राइट। और व्हाट इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, तो ऊपर फेलियर नीचे। अच्छा, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, सक्सेस प्लस फेलियर। किसी के सक्सेस के चांसेस 40%, तो 50% फेलियर क्यों होंगे, है ना। तो कभी सक्सेस दे रखा जैसा नहीं कि फेलियर आपको पता ना चले, 1 में कुछ माइनस कर लिया। आपने इसको मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट करके इसको ए बी सी डैश बी ए सी डैश ऐसे किया होगा, जैसे नहीं होगा क्योंकि इसका कॉमन पार्ट भी तो है। एक बार मुझे चेक करना है।
36 आंसर है इसका। ठीक है सब ए होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, मतलब बहुत से आंसर हम दोनों सेम आगे बट ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि कॉमन भी है। क्योंकि अगर ए बी और सी डेज कर रहा हूँ तो फिर उसमें अगर ए का अगर 3 आया तो 3 में भी तो 3 डेज जैसे ए और बी कर रहा हो तो आप लोग का 3 अगर इसमें काउंट कर तो इसमें वापस 3 होगा तो 2 बार हो जाएगा, तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा इसलिए। और 3 डेज जब कर रहा हूँ मान लेते कि एक में 5 आ गया तो 3 डेज में भी 5 आ सकता है, तो 5 एडिशन किसी बन ही रहा है ना, तो इसलिए इसमें वो नहीं चलेगा। बट इसमें सबसे आप वोटिंग में 36 के रहेगा तो इसका आंसर जीवन में तुमने देख सकते और कोई बताओ 18 देखो ये हो गया आप लोगों का इनफाइनाइट कैसे दिया हुआ है। ABS in any order draws a card from pack of 52 cards, replacing them after each draw। हर बंदे एक कार्ड उठाते हैं फिर वापस रिप्लेस भी करते हैं। फिर A करेगा कार्ड उठाएगा रिप्लेस करेगा, फिर B करेगा रिप्लेस करेगा, फिर C को रैंडमली पिक करेगा। On the condition that first who draw a spade will win the prize। बस सिंपल सा रूल है भाई, जिसका सबसे पहले स्पेड आएगा वो गेम जीत जाएगा, राइट। तो पूछा गया कि हर एक की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, हर एक की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपको फाइंड करना, राइट। पहले तो ये पता चलता है स्पेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4 13/52 स्पेड तेरा कार्ड। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे कैसे करते हैं। ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी, अब मुझे ए को ही जिताना है, अब मुझे ए को ही जिताना है मतलब मुझे बी और सी को हराना है। स्टार्ट कौन कर रहा है गेम को, ए ने सबसे पहले रैंडम ले कार्ड पिक किया। हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम पर ही उसका स्पेड आ जाए, हो सकता है स्पेड आ गया, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी गेम खत्म, बी और सी का टर्न भी नहीं है तो पहले गेम खत्म। अगर ऐसा हुआ ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में उसका स्पेड ना आया, आने का 1/4 है तो नहीं होने का, और किसका टर्न बी का, जीता किसके रहो तो बी का तो स्पेड नहीं जाना, आने का 1/4 है तो नहीं आने का, फिर किसका टर्न सी का भी नहीं जाना चाहिए, वापस किसका टर्न हो सकता है कि सेकंड टाइम पर उसका स्पेड आ जाए, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसे स्पेड आया गेम खत्म, ए डैश बी डैश सी डैश ए, सेकंड टाइम पर ए जीता। ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड टाइम पे भी नहीं है, थर्ड टाइम पर है तो क्या होगा ए डैश बी डैश सी डैश अगेन ए डैश बी डैश सी डैश और थर्ड टाइम पर उसका आ गया, हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि थर्ड टाइम पर नहीं है, फोर्थ टाइम पर है, ऐसा भी हो सकता है फोर्थ टाइम पर नहीं, फिफ्थ टाइम पर भी, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका गेम आ ही नहीं रहा, पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, उसका स्पीड ही नहीं आ रहा। मतलब इसका स्पीड कब आएगा मुझे पता ही नहीं है, मुझे सीरीज का एंड ही नहीं पता आपको, जब सीरीज का एंड नहीं पता है तो सीरीज कहाँ तक जाएगी, और अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जाए तो पक्का है कि आपको एक ही सीरीज आती है, लेकिन जीत की और आती है तो पक्का जीत की करता। अब देखो इसका रेशियो से 9/27/12 कोई आ रहा है हमें सर, राइट। जिप्पी की इन्फ्लुएंस की फॉर्मूला A upon cost of 1/4 R 1 minus 3/4 का Q, पहले दिखा देंगे R क्या, करेक्ट। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 4 का क्यूब ऊपर देगा तो 4 कैंसिल, 2 बार 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64 minus 36 सॉरी 27 64 minus 37
37। तो आप लोगों को कितना आ गया? 16/37। ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है किसकी? ए की। अब दूसरे बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी। जब बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, गेम ने स्टार्ट तो ए नहीं किया, ऐसा नहीं कि ए बी जितना उससे बी से स्टार्ट करवा लो, वो तो क्वेश्चन से दिया हुआ है कि ए स्टार्ट करना है। अब बी को दिखाना होगा तो ए और सी को भराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चलेगा? ए ने पहले कर लिया, ए का स्पेड नहीं आया तो किसका कलम? बी का हो सकता है फर्स्ट टर्म का स्पेड आ जाए, मतलब प्लस ए का नहीं है, बी का भी फर्स्ट टर्म में नहीं है, सी का आना ही नहीं चाहिए, ए का वापस नहीं है, फिर बी का जब सेकंड टर्न आया तब वो आ जाए। फिर वापस ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, सी का नहीं आया, वापस ए का, बी का, सी का, किसी का नहीं आया, फिर ए का वापस नहीं आया, थर्ड टाइम भी नहीं है, पर सी का थर्ड टाइम, अगर बी का थर्ड टाइम करा के चलता रहेगा कहाँ तक? इसमें से फर्स्ट टर्म बदल जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म 1/4 था, फर्स्ट टर्म 3/16। रेशियो आज भी सेम ही रहेगा, सही है। तो फोर्थ टर्म ऊपर जाएगा तो 4 से 12 और नीचे 37। ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी 16/37, बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 12/37। तो फिर सी के लिए फिर अलग से माइनस। हमेशा ऐसे गेम में जिसमें हर ट्रायल में अगर इक्वी प्रोबेबल होता है, जैसे इसमें कोई भी कार्ड उठाओगे तो आप लोगों को हर ट्रायल में स्पेड आने के साथ हमेशा 1/4 ही होता है। जैसे कि इसमें जो पहला टर्न लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा है ना, सीधी बात है। जो पहला टर्न लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, जो सबसे लास्ट में लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, हो सकता है उसका टर्न तक पहुंच ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये 1/2 सॉरी 1 माइनस 16/37 माइनस 12/37 9/37। जैसे इनफाइनेट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसका एंड नहीं होता है और आपको सीरीज का पता नहीं चलेगा कब खत्म होने वाला है, तो ये भी इनफाइनेट सीरीज का क्वेश्चन। सेकंड वाला बॉक्स 1 contains 5 red 2 blue, बॉक्स 1 contains 5 red 2 blue, बॉक्स 2 contains 2 red and 6 blue। अब वो क्या रहा है? Affair queen is closed, affair queen is closed। If it turns up head, अगर हेड आता है तो बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बॉक्स 1। जैसे बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बॉक्स 2, अगर हेड आए तो फर्स्ट में से निकालूंगा बॉल और टेल आए तो सेकंड में से निकालूंगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला रेड बॉल इज थ्रोन, तो पहले अगर देखते हैं कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ पूरे क्वेश्चन में? सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ पॉइंट और टॉस। और जब आप पॉइंट को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हेड आए, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2।
अब जब हेड आया तो फिर आपने डिसाइड किया कि हेड आएगा तो फर्स्ट बॉक्स में से बॉल निकालूंगा। अब मैं फर्स्ट बॉक्स में से बॉल निकाल रहा हूँ, बॉक्स सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कंफर्म है फर्स्ट बॉक्स में से ही निकालना है। तो फर्स्ट बॉक्स में से जब आप निकालोगे तो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी, तो ये कंफर्म यहीं से निकालना है, 100% प्रोबेबिलिटी कि मैं यहीं से निकाल रहा हूँ। अब उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी रेड ही चाहिए 5 प्लस वो सबका एक पॉइंट को टॉस करने पर टेल आता, और टेल आएगा तो आप कहाँ से निकालो सेकंड वाले में से, और उसमें से रेड आएगी अब उसमें से आपको क्या चाहिए, रेड बॉल कहाँ जाना चाहिए। इसमें तो फाइनल प्रोबेबिलिटी सबका रेड बॉल इज नॉट, इसमें यही टोटल यही है आपका, इसमें मैं प्रोबेबिलिटी और इसमें कहते हैं कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि रेड बॉल आ रहा है तो फर्स्ट बॉक्स में से ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ मैं रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी की, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, इसको सॉल्व करोगे 5/14 प्लस 1/8 तो कर लेंगे 1/8 एलसीएम लोगे तो 40 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 14 into 8 राइट, कैंसिल हो जाएगा 27/56 ये होगा फर्स्ट ब्रांच। सेकंड का बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बॉक्स 1 इफ इट इज ब्लू। अब आपको दिया हुआ है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि भाई बॉल ब्लू ही आ रहा है तो फिर वो बॉक्स 1 में आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो मुझे पता है कि भाई जब पूरे इवेंट कैसे है कि मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मैंने फर्स्ट बॉक्स में से बॉल निकाला और बॉल ब्लू ही आना चाहिए क्वेश्चन के, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी प्लस कॉइन को टॉस किया, टेल आया, सेकंड बॉक्स में से बॉल निकाला, उसमें से बॉल आएगी 6/8 और उसमें आपको कहाँ से ब्लू होगा। बाकी सारे A doctor is to visit a patient from the past experience. It is known that the problem that he will come by train, bus, scooter or other means of transport. जब 4 सेगमेंट है, या तो ट्रेन से आएगा, या तो बस से आएगा, तो स्कूटर से आएगा, तो और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेगा वो, और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है। The probability he will be late by 1/4, 1/3 and 1/2 if he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by the other means of transport और किसी से आता है तो लेट नहीं होता है, right? That he will not be late. When he arrives, he is late. जब वो पहुंचता है तो लेट हो गया होता है। तो आपको फाइंड करने की what is the probability that he comes by train, और ट्रेन से आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। काफी बार यहाँ पर टोटल आउटकम में ये तो कंफर्म है कि लेट तो हो ही रहा है, वो लेट हो ही रहा है, तो जब वो लेट हो ही रहा है तो यहाँ पर कंफर्म है कि आप लोगों को फाइंड करना था लेट तो हो ही रहा है, तो हो चुका है लेट, तो फिर वो ट्रेन से आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे वो लिखते हैं तो हो चुका है। अब इसको वेरिएबल का नाम देने वाला ABCD जो भी, और यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेन लिया, ट्रेन से आ रहा है, उसने ट्रेन ट्रांसपोर्ट में लिया था, ट्रेन लिया और लेट हो गया, फिर दूसरा क्या था, बस ले चुका है और फिर लेट हो जाता है, प्लस स्कूटर से आ रहा है और लेट हो जाता है, और लास्ट पॉसिबिलिटी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर वे से आता है और फिर उस केस में भी लेट हो जाता है। और आपको केस है बराबर ट्रेन से आ रहा होगा, अगर वो लेट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेस करते टाइम हम लोग अब इसके अंदर कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, तो 5। कैसे 5, बस ट्रेन, बस, स्कूटर,
ABCD पर लेट होने को E, 5 A लिख देंगे ऊपर वेरिएबल के नाम से, और सबकी ये लिख देंगे, उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। सबकी प्रोबेबिलिटी जब लिखोगे ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/2 उसके में लेट होने की 1/2, बस से आने की 1/5 उसके में लेट होने की, स्कूटर से आने की 1/10 उसके में लेट होने की, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके में लेट होने की, लेट हुई नहीं है उसमें आपको क्या चाहिए उससे अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, टू के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस इफ द गेट ऑफ 5 और 6, अगर उसको डाइस को थ्रो करने पर 5 और 6 मिलता है तो शी टॉसिस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और नोट डाउन कर दीजिए कितने हेड आए जो उसने 3 बार टॉस किया। इफ द गेट से 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 आता है तो शी टॉसिस अ कॉइन 1, तो एक ही बार कॉइन को टॉस करेगी और नोट कर लेगी कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, सब कुछ करने के बाद उसके एग्जैक्टली एक ही हेड आ रहा है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसके देने के डाइस पे 1 2 3 4 आया होगा, डाइस पे 1 2 3 4 आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। पूरे इवेंट में सबसे पहला काम क्या होता है, डाइस को थ्रो कर देंगे। जब डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो 1 2 3 4 आएगा या तो 5 6 आएगा। तो पहले 1 2 3 4 आने की बात कर लेते हैं, पहले 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, 1 2 3 4 में तो कोई भी नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। जब उसके पास 1 2 3 4 है तो उसने क्या किया, एक बार मतलब उसके साथ एक ही बार कॉइन को उसके साथ एक ही बार कॉइन को टॉस किया 1 2 3 4 आने पर, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आ रहे तो कंफर्म है, हेड आ रही कंफर्म है। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइस पे 5 या 6 है, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, और उस केस में जब आप लोगों के पास 5 6 आए तो उसने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार, और उसको हेड कितनी बार मिलता है, एक बार, कौन से बार, पहली बार, दूसरी बार कि तीसरी बार, कभी भी राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले और 3 में जब देखना इसको करेंगे, 3 में से एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 में से एक बार क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जब मुझे हेड मिला, 3 में से एक बार मुझे हेड से कभी भी आएगा मुझे चलेगा, इनटू ये 1 टाइम वो है जब मुझे हेड मिल रहा है, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 पर ये एक बार हेड आए तो 3 बार आपने टॉस किया, तो बाकी 2 बार क्या आ रहा है, तो बाकी 2 नंबर टेल आ रहा है, वो भी काउंट करना पड़ेगा, जो नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं, ये 1/2 करते ही नहीं। तो एक बार हेड आया तो बाकी 2 बार भी तो कुछ आया होगा, और वो हेड नहीं आ रहे कंफर्म, तो टेल आया होगा, राइट। 1 2 3 4 आया, एक बार हेड आया, 5 6 आया, एक बार हेड आया, आपको क्या चाहिए सर, क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 डी वाला पार्ट तो कर लीजिए। देखो इस प्रोबेबिलिटी में पीएनसी से अलग क्या है, पीएनसी से अलग इसके टर्मिनोलॉजी है जो पीएनसी में नहीं यूज होता है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं यूज होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इन फेवर ऑफ एन इवेंट और इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ये सब पीएनसी में नहीं होता, राइट। दूसरा, यहाँ पर 3 पीएनसी को छोड़ के 3 टाइप के क्वेश्चन, एक बेस थ्योरम मतलब कंडीशनल क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम पर से आपको नहीं भी पता तो फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि मैं पेयर ऑफ डाइस को
पेयर ऑफ डाइस, मेरे हाथ में 2 डाइस है, उस 2 डाइस को मैं एक के बाद 6 बार थ्रो कर रहा हूँ। पहले पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, फिर सेकंड बार किया, थर्ड टाइम के समय 6 बार, राइट। और मेरे लिए सक्सेस है उस पेयर ऑफ डाइस पे जो सम बनना चाहिए, जो एडिशन बनना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल हो जा रहा है, तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर मुझे पूछा जाए, जब मैं आपसे पूछूं कि मैं काम कितनी बार कर रहा हूँ, 6 बार, तो मुझे 6 बार में से एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। मैंने काम 6 बार किया, पहले सक्सेस क्या है, एडिशन मल्टीपल ऑफ 3 होना है, और मुझे एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँ, मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, अगर मुझे सक्सेस मिलने के चांसेस क्या है, सक्सेस मेरे लिए क्या है, मल्टीपल 3 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, राइट। जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो मल्टीपल ऑफ 6 कब आता है, मतलब जब आपका एडिशन 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए या 12 हो जाए, जब आपका एडिशन 3 हो, 6 हो, 9 हो या 12, 3 आने के चांसेस। 2 डाइस को थ्रो करते तो आपका एडिशन 3 कब आ सकता है, 2 ही बार आ सकता है, 1 2 और 2 2 3 आने का चांसेस 2 ही बार, राइट। 3 आने का चांसेस 2 ही बार है, 6 आने का चांसेस 6 कितने केस में आ सकता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 5 बार। 9 आने का चांसेस है 3 6 6 3 4 5 5 4 बार। 12 आने का चांसेस 1 बार। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है 5 + 2 7 7 + 4 9 9 + 1 10, और मेरा डिसाइड आउटकम 12, और मेरा टोटल आउटकम 36। तो ये हो गया 1/2। ये 2 डाइस को थ्रो करने पर आपका एडिशन मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, उसके साथ ये मेरा आंसर नहीं है। तो 3 मल्टीपल ऑफ 3 किस तरीके से आ सकते हो, प्रोबेबिलिटी मिला। अब मेरा ऑब्जेक्टिव काम आता है, मुझे सक्सेस कितनी बार मिल रहा है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और मैंने इवेंट कितनी बार, मैंने काम कितनी बार कर रहा हूँ, 6 बार। उसमें मुझे सक्सेस कितनी बार चाहिए, 2 बार। कौन से 2 बार, कोई भी 2। तो पहले क्या करूंगा, 60, पहले क्या करूंगा 60। ये मैं तो 2 बार सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो 1/3 कितनी बार, 2 बार। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, अच्छा 2 बार सक्सेस मिला, 4 बार फेलियर मिलेगा, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो फेलियर की ऐसा 2/3 कितनी बार बना, 4 बार। 2/3 कितनी बार हो रहा है, 4। करेक्ट। इसको सोल्व कर लूंगा, 62 का आंसर 15, 2 raised to 4 is 16 डिवाइडेड बाय 3 raised to 4, जो भी आंसर है ये आप लोगों का एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी। यही क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली 2 बार की जगह पर अगर एग्जैक्टली 4 टाइम सक्सेस होता तो क्या लिखता, 5 बार सक्सेस सही होता, 5 करेक्ट। अच्छा ये जो 4 आपको पता चलिए 4 पावर कैसे पता चला कि 6 में से 2 बार सक्सेस मिला तो बाकी 4 बार फेलियर मिला, 6 में से 4 बार सक्सेस मिला तो बाकी 2 बार फेलियर मिला, ऐसे हो रहा है, राइट। आप देखो कि इनका जो आंसर आता है ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म है, तो जनरल टर्म है बाइनोमियल। व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ x + y स्क्वायर, एक्सपेंशन का जनरल टर्म अब देखो इसका जो आंसर आता है एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आता है, NC/R 60/2, इसमें x का काम करता है ये फेलियर,
और सक्सेस का काम करता है ये, राइट। तो इसके जो फाइनल आंसर आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन के, वो उसका जो आंसर का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली इसके जनरल सम जैसा होता है, इसलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अदरवाइज इसका बाइनोमियल से कोई लेना देना नहीं। इसमें मुझे नाम ना भी आता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं भी पता तो भी आंसर यही देते हैं ना आप लोग, थोड़ी के आंसर को छोड़ देते हैं। इसलिए बाइनोमियल नाम देने के पीछे का रीजन बस ये है कि उसका आंसर का फॉर्मेट एग्जैक्ट ऐसा ही, राइट। बट हाँ, अगर आपको कोई ये पूछे कि ये जो आंसर आया वो किसके एक्सपांशन का एक पर्टिकुलर टर्म, ये किसके एक्सपांशन का पर्टिकुलर टर्म, x प्लस y रेज़ टू n का एक्सपांशन का जनरल टर्म क्या होता है, NC ऑफ x रेज़ टू n माइनस r इनटू y रेज़ टू r। x मतलब कौन है, फेलियर, x मतलब कौन है, फेलियर। तो ये 3/2 और 2/3 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर, इवेंट कितनी बार करना है, इसका जब अगर एक्सपांशन करो तो इसका फर्स्ट टर्म कौन होगा, फर्स्ट टर्म 60 और इसको अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या मतलब क्या मिला, 0 टाइम इम्पॉसिबल ये किसका आंसर है, 0 टाइम। उसके बाद का टर्म क्या होगा, 1 2/3 रेज़ टू 6 माइनस 1 5 1/3 का पावर 1। ये क्या हुआ, एक बार सक्सेस। उसके बाद 2 बार सक्सेस आएगा, 62 इंटू 2/3 रेज़ टू 4 इंटू 1/3 रेज़ टू, ये 2 बार सक्सेस। तो ये वाला जो है वो इसके एक्सपांशन का थर्ड टर्म, ये उसके एक्सपांशन का फिफ्थ टर्म, क्योंकि इसके बाद कौन सा होगा, 63 2/3 रेज़ टू 3 इंटू 1/3 रेज़ टू 3। देखो क्या फर्स्ट का पावर डिक्रीज होता जाता है, सेकंड का पावर इंक्रीज होता है। इसके बाद लिखोगे तो 64 2/3 रेज़ टू 4 इंटू 1/3 रेज़ टू, उसके बाद 5 बार सकते 65 2/3 रेज़ टू 5 1/3 रेज़ टू 1 और सबसे लास्ट 6 के 6 बार सकते, मतलब फेलियर मिल ही नहीं रहा। तो ये जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वो आंसर बेसिकली फेलियर प्लस सक्सेस रेज़ टू पावर फ्रीक्वेंसी, जो जितनी भी बार आप काम करते हो इसका जो आंसर आता है बेसिकली किसके एक्सपांशन का कोई ना कोई टर्म होता है, फेलियर प्लस सक्सेस रेज़ टू पावर n फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आप काम करते हो उसी में से कोई एक टर्म या 2 टर्म या 3 टर्म ढूंढना होता है। आपको ऐसा दिया होता है कि यही काम कर रहे हो 6 बार, तो आपको मोर देन 3 टाइम्स सक्सेस चाहिए। तो मोर देन 3 टाइम्स सक्सेस चाहिए तो मतलब ये और ये चारों का एडिशन करके देता है। ये मोर देन 3 टाइम्स सक्सेस तो 3 बार भी चलेगा, 4 बार भी चलेगा, 5 बार भी चलेगा, मोर देन 3 बोला ना तो 6 4 5, मोर देन और इक्वल टू 3 होता तो 3 4 5, राइट। तो इसका नाम देने के पीछे का रीजन मैंने आपको समझाया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका आंसर जो होता है वो 3 फॉर्मेट में होता है, इसलिए और कोई इसका रीजन नहीं। तो ये करते कब है, तो मोस्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई भी काम फ्रीक्वेंटली करते ही रहते हैं। तो 1-2 बार में खत्म नहीं होता, 5 बार करें ना, 10 बार करें ना, 20 बार करें, सब आप लोग बेसिकली इसको यूज, ठीक है, राइट। जैसे अगर आपको दिया जाए कि जैसे वो इससे पहले जो गर्ल्स वाला नहीं क्या गाइड को ड्रॉ कर रही है तो 1 5 6 है तो उसको कोई को 3 बार टॉस करना है, तो हमने लिखा था 3 into 1/2 raised to power 1 into 1/2 raised to power 2, तो वो भी यही 3 बार जो ये काम किया था, राइट। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं जहां खड़ा हूं मैं यहां से फॉरवर्ड करूंगा उसके चांसेस 0.6 है,
और मैं बैकवर्ड चलूंगा उसके चांसेस 0.4, राइट। मैं एग्जैक्टली 11 स्टेप चल रहा हूँ, मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली 11 स्टेप चल रहा हूँ, तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली 1 स्टेप अवे होऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 स्टेप अवे फ्रॉम माय स्टार्टिंग, एंड फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो मैं 11 स्टेप चलने के बाद जब देखता हूँ तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली एक स्टेप दूर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होगा? पूरा तो नहीं भी करोगे आप लोग, ठीक है, कम से कम मुझे बता दो तो 1136 into 0.6 plus 0.4:5. ज्यादा ही आता है, इससे पीछे भी हो सकते हैं, अपने से आगे 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं एक स्टेप आगे भी हो सकता है, एक स्टेप पीछे भी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी काउंट करें। एक स्टेप आगे कब रहूंगा, 11 स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आगे कब रहूंगा, ये फॉरवर्ड चला होगा 5 ऑर्डर कोई भी हो, राइट। इस तरीके में अगर 11 स्टेप चल रहा हूँ तो 11 में से मैं 6 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा हूँ, कौन से स्टेप, कोई भी फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.6 तो बाकी के 5 स्टेप बैकवर्ड चला होगा, तो मैं 1 स्टेप अवे फ्रॉम फाइनल 1 स्टेप आगे रहूंगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं एक स्टेप पीछे हूँ, तो जैसे मैं 5 स्टेप फॉरवर्ड चलाऊंगा, उसके सामने 6 स्टेप, इसमें भी हमने क्या किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह यूज किया, और बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग क्या होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, बस इतना ही फर्क होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको सक्सेस कितनी बार है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं किया होता है। आपको बोला जाता है इवेंट है कि आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हो और ये काम आप 6 बार कर रहे हो, आपके लिए सक्सेस है उसका एडिशन मल्टीपल ऑफ 3 होना है, बस वो चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना के दो। मतलब मुझे यही पता है कि मैं मुझे कितनी बार सक्सेस है, मेरा टेबल बनेगा, एक एक्सआई का एक पीआई का। एक्सआई का मतलब क्या टाइम मुझे सक्सेस मिल सकते हैं। जब मैं 6 बार काम कर रहा हूँ तो पहली पॉसिबिलिटी मुझे एक भी बार सक्सेस ना मिले, पॉसिबल है।
मुझे एक बार सक्सेस मिले, मुझे 2 बार सक्सेस मिले, मुझे 3 बार सक्सेस मिले, मुझे 4 बार सक्सेस मिले, मुझे 5 बार सक्सेस मिले, मुझे मैक्सिमम 6 बार मिल सकते कि तुम्हें काम 6 बार कर रहा हूँ। ये जो पूरा टेबल बना के देता हूँ, दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब जो मैंने वहाँ पर नीचे नहीं को पूरा लिखे हैं सारे काम, वो सारे के सारे एक के बाद एक लिखे। 0 टाइम सक्सेस, 0 टाइम सक्सेस आपने किया 6 बार, तो क्या लिखूंगा? 60 2/3 raised to power 6 1/3 raised to power 0। तो उसका फर्स्ट टर्म था 0 टाइम सक्सेस, फिर 1 टाइम सक्सेस 61 2/3 raised to 5 1/3 raised to 1। मैं सारे के सारे लिख दूंगा, है ना? इसके एक्सपांशन 2/3 + 1/3 raised to 6 के एक्सपांशन के सारे टर्म जब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो वो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है। इसमें जब 2-3 टर्म उठा के मतलब जो भी पूछा गया तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे चेक करने की मेरे टेबल से ये कैसे चेक करूँ? 1 हो जाएगा भाई, इन सारे जितने भी उनका टोटल करोगे तो कितना हो जाना? 1 हो जाना भाई। सारी तो पॉसिबिलिटी लेके कुछ छोड़ा ही नहीं, तो सबका टोटल मिल गया। हो सकते हैं काफी बड़े ऐसे भी देते हैं, मतलब तुम बोर्ड लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जिसमें ये पूरा टेबल देंगे, उस टेबल में से 3-4 चीजें दे देंगे, बीच में एक आधा नहीं कर देंगे 1 + k ना 2 - 3 के, फिर ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, फिर पूरी नीचे की वैल्यू निकाल के इन सबका टोटल 1 होगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और बाइनोमियल में ऐसा कोई फर्क नहीं होता है। बाइनोमियल में भी आपको पता होता है सक्सेस कितनी बार चाहिए, प्रोबेबिलिटी को नहीं पता होता, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटी के टेबल बनाना है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको और कैसे काम आ सकता है? कभी भी फिजिकली एक्सपेक्टेशन फाइंड करता हूँ, कोई भी इवेंट होने से एक्सपेक्टेशन सीधी बात है, मैं काम करने से पहले सोचूंगा, काम करने के बाद तो रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेशन कहाँ रहता है। मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कोइन को 10 बार टॉस कर रहा हूँ, मैं कोइन को 10 बार टॉस कर रहा हूँ और मुझे पूछा जाए कि और मेरे लिए सक्सेस है कि 5 बार हेड आ जाना, तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन कितनी लगती है? काम करने से पहले मैं काम कितनी बार करने वाला हूँ? 10 बार टॉस करने वाला हूँ और मेरे लिए सक्सेस है कि एग्जैक्टली 5 बार सक्सेस आना है। तो मुझे काम करने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपने आप से कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगा उसके साथ? क्या रखना चाहिए? 1/11 एक्सपेक्टेशन। भाई मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, कर नहीं रहा हूँ, 10 बार टॉस कर रहा हूँ और मेरे लिए सक्सेस है मुझे 5 बार हेड मिलना है, तो मैं अपने आप से कितनी एक्सपेक्टेशन रखूँ कि मुझे कितना परसेंटेज चांस है मुझे सक्सेस मिलेगा? कितना? 1/50 कितना रखना चाहिए? 50%। क्यों 50%? क्योंकि आपका इवेंट कितनी बार हो रहा है? 10 बार। आपका इवेंट कितनी बार हो रहा है? 10 बार। और आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, राइट? तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो कभी भी कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी थी, या फिर आप लोगों को उल्टा पूछता हूँ, मैं एक कोई पर 10 बार टॉस कर रहा हूँ, टॉस करने से पहले मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी थी कि मुझे कितनी बार हेड मिलेगा? एक्सपेक्टेशन मैं 10 बार कोई को टॉस करता मुझे हेड कितनी बार? एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं ये सकते थे हेड मिलना। वो एक्सपेक्टेशन कभी भी प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होना चाहिए ना। 10 के बहुत की जरूरत के 10 बार मिलना नहीं है। एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? तो मैं पढ़े भी एक्सपेक्ट कर लूँ कि मुझे आईडी मिल जाएगा, तो नहीं होगा ना। एक्सपेक्टेशन क्या है?
5 बार। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 5 बार हेड मिलेगा और 5 बार टेल मिलता है। क्यों मैंने 5 ही बार एक्सपेक्ट किया? क्योंकि मेरे पास हमेशा 2 ही चॉइस, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बेसिकली फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा। काम कितनी बार किया था मैंने? 10 बार। मेरे सक्सेस क्या था? हेड आने के चांसेस कितने होते हैं? 1 बार। तो मेरे को 5 बार एक्सपेक्ट रखनी चाहिए अपने आप में, 5 बार हेड आते तो उससे ज्यादा भी आ सकता है। मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा ये तो काम करने के बाद पता चलेगा, पर हमेशा कितना रिस्क है आपके काम करने में, तो एक्सपेक्टेशन पहले जाना पड़ेगा, राइट। कोई मुझे बोले कि एक गेम खेलते हैं, आपको गोइंग को डाइस को थ्रो करना है, आप डाइस को 6 बार टॉस करोगे, राइट। आप डाइस को 6 बार टॉस करोगे, अगर आप लोगों का उस डाइस का अगर 1 आए तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, वरना आप मेरे को 100 दें। तो मुझे गेम खेलनी चाहिए? नहीं खेलनी। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? मुझे अपने आप की एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए? मेरे वापस क्वेश्चन, मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, मेरा रूल क्या है कि डाइस को 6 बार थ्रो करना है आप लोगों को, ठीक है। 1 अगर 3 से ज्यादा टाइम है, 1 अगर 3 से ज्यादा टाइम आएगा तो बंदा मुझे 100 रुपये देगा, और 3 से अगर कम टाइम आए तो मैं उसको 100 रुपये। तो मुझे गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी? अरे अच्छी से हमने देखा करने के लिए क्या बेच से तुम्हें चलो पूछना कि आप कौन सा? हाँ, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना? मुझे खेलना कब चाहिए कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन होगी 3 बार से ज्यादा टाइम बनाने की, वो 50% से ज्यादा होगा। अगर मुझे मेरा सक्सेस अगर 50% से ज्यादा मिलता होगा, 60%, 70%, 80%, तो फिर मुझे खेलना चाहिए, तो एक रिस्क लेना चाहिए, राइट। यानी कैलकुलेटर रिस्क हो गया, बट मुझे पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन 10% है, तो मुझे गेम नहीं, मतलब 50% से कम आएगी तो मुझे गेम नहीं खेलना। और मैं काम कितनी बार कर रहा हूँ? 6 बार। और मुझे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? 6 बार मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए सक्सेस क्या था? सक्सेस क्या है मेरे लिए? 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, तो 6 और 6 कैंसल, तो क्या होगा? 1। प्रैक्टिकली ऐसा है कि जब आप 6 बार कोई को टॉस करोगे, सॉरी डाइस को थ्रो करोगे ना, तो आपका 1 आने का चांसेस 1 ही बार, जबकि आपको चाहिए कितनी बार है? 2 रुपये के लिए 3 बार या 3 बार से ज्यादा, उसके चांसेस एक्सपेक्टेशन से पता चल रहा है कि बहुत कम, तो मुझे गेम नहीं खेलनी, राइट। तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन या मीन अगर कोई पूछे कि मीन क्या होता है, तो A इंटू P, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये हो गया आप लोगों का एक पार्ट। अब यही चीज, यही एक्सपेक्टेशन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना है, जैसे कि सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि मैं कैसीनो में जाता हूँ, गोवा जाता हूँ घूमने, गोवा में कैसीनो चला गया, अब उस कैसीनो की एंट्री फी, क्योंकि आपसे पहले तो एंट्री फी लेगा फिर अंदर जाने देगा, राइट। उसकी एंट्री फी है 5000। आप अंदर जाओगे, कुछ खेलो नहीं खेलो, आपसे 5000 रुपये लेगा, फिर वो अंदर जाने देगा, राइट। मैंने 5000 रुपये दिया ना, फिर अंदर जाना। अब मैं अंदर जाता हूँ, उससे पहले बाहर उससे एक चार्ट लगा रखा है कि भाई लिखा हुआ है कि भाई अंदर कौन सी गेम चल, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक सिंपल सा गेम है जिसमें आपको 3 बार कोइन को टॉस करना है, 3 टाइम्स कोइन को टॉस करना है, ठीक है। रूल ऐसा है कि 3 बार कोइन को टॉस करो, तो 3 बार हेड आए, 3 बार हेड आए तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा,
2 बार हेड आया 8,000 रुपीज मिलेगा, 1 टाइम हेड आया 2,000 रुपये मिलेगा, और हेड आया ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मैं वहां पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि मुझे अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर मुझे कैलकुलेटर रिस्क लेना है तो पहले मैं अपने एक्सपेक्टेशन निकालूं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन अगर 5,000 रुपये से ज्यादा आने की होगी तो मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालना, ये सारी चीज चाहिए, प्रोबेबिलिटी आप लोग आना चाहिए उसके लिए। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमेशा, इनफेक्ट कोई भी रिसर्च करने से पहले, जब गवर्नमेंट में कोई रिसर्च करते उससे पहले फंडिंग करते उससे पहले एक्सपेक्टेशन जान लेते हैं मुझे सक्सेस मिलने के चांस कितने, जिसके पीछे मैं पैसे डाल रहा हूँ वहां से मुझे रिस्पॉन्स या सक्सेस मिलेगा उसके चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी हर जगह ही। कैसे एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं? मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक्सआई है, मेरे पास एक पीआई, एक्सआई और पीआई। एक्सआई क्या है मेरे पास? 0 टाइम है, 0 टाइम छोड़ दो, कुछ मिलना कुछ नहीं। 3 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार हेड, 0 टाइम हेड पे कुछ नहीं। यहाँ पर आप लोगों को रुपीज क्या मिलेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी 10,000 रुपये मिलेंगी, और तीनों बार हेड मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/8, हर बार 1/2, 1/2, 1/2 है ना, तो 1/8। 2 बार हेड मिला, कितने रुपये मिले? 8,000। 2 बार हेड मिलने के चांसेस कौन से? 2 बार, कोई भी 2 बार हेड आने के चांसेस 1/2। ऐसा 1/2 कितनी बार होगा? 2 बार। तो 2 बार हेड आया तो 1 बार तेल भी आएगा, तो 3/8। 2 बार सक्सेस हुआ, मतलब 2 बार हेड आया, 1 बार हेड आया, कितने रुपये? 2,000। 1 बार हेड आने के चांसेस 3/1, 1/2:1, 1/2:2, तो आंसर है 3/8, राइट। अब मुझे कब अंदर जाना चाहिए? 5,000 से ज्यादा मिलने के चांस होंगे तो, क्योंकि मेरे पॉकेट में 5,000 रुपये तो देने ही देने, राइट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो होगी, भाई 10,000 रुपये मिल जाए तो मजा आ जाए, पर 10,000 रुपये मिलने के चांसेस कितने हैं? तो 10,000 इंटू 1/8, 10,000 मिलने के चांसेस कितने? 10,000 इंटू 1/8। 8,000 मिलने के चांसेस कितने? 8,000 इंटू 3/8, राइट। 2,000 मिलने के चांसेस कितने? 2,000 इंटू 3/8। इसका टोटल कर लिया जाए तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी 10,000/8, 24,000/8, 6,000/8। टोटल करूंगा तो 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 6 40, 41, 40,000/8, 10,000, ये 24,000 हुआ, 24,000 प्लस 10,000 तो 34,000, 34,000 प्लस 6,000 तो 14,000 डिवाइड बाई 8, तो कितना मिला? 5,000। ये मैंने ऐसी कुछ भी फिगर ली है, इसलिए एग्जैक्टली 5,000 मिलता है। तो फिर 5,000 मिल रहा है तो मैं क्या भी करता हूँ, तो आप मन बना लो, एक बार कैलकुलेटर से, राइट। मुझे अंदर बेसिकली गवर्नमेंट से 5,000 आएगा ही नहीं, यहाँ पर आंसर है 5,000 से ज्यादा आएगा, 5,000 ज्यादा आएगा तो मैं अंदर जाऊंगा, अगर 5,000 कम आएगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे कभी भी एक्सपेक्टेशन फाइंड करना, ये टेबल बनाया आपने पहले, XIPI का टेबल बनाया, और आपने क्या किया? एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपने सिग्मा PIXI निकाला, सिग्मा PIXI। तो मेरा XI ये था रुपीज, क्योंकि मैं तो रुपीज के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 5,000 रुपये दे के जाना है। तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें और स्टैटिस्टिक्स का एक पॉइंट है, कल आप लोग को क्लास करने का टाइम आपको इन्फॉर्म करता हूँ, तो कल वो पॉइंट ठीक है। तब तक आप लोग इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज किया ना आपने, सेकंड DPP किया, बस कर दिया, अगर नहीं किया